दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है सैयद वंश और लोदी वंश। साथियों, दिल्ली सल्तनत जिसका कार्यकाल 1200 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के मध्य तक रहा था। इस सल्तनत के अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश जिसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 के मध्य तक रहा था। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन होता है। इनके द्वारा 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था। तीसरा जो दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक वर्ग था वह था तुगलक वंश। इनका शासनकाल 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा था। चौथा प्रमुख दिल्ली सल्तनत का शासक वर्ग सैयद वंश रहा था। इनका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक था। और पांचवा और आखिरी जो दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक वर्ग था वह था लोदी वंश। साथियों, दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंशों में से 3 राजवंश गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में हम सभी ने पार्ट बाय पार्ट 3 वीडियो में इन्हें कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। और आज का यह वीडियो इस टॉपिक का हमारा चौथा पार्ट है। आज हम सभी सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में सबसे पहले हम सैयद वंश के बारे में जानेंगे कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था और इनके प्रमुख शासक वर्ग कौन से थे। बात करें अगर सैयद वंश की, तो साथियों इनका शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर 1414 से लेकर 1451 के मध्य रहा था। इसे आप याद रखिएगा। अब दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश के 4 प्रमुख सुल्तान हुए थे। इनके शासनकाल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का प्रमुख और पहला जो सुल्तान था वह था खिज्र खां। इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहा था और यह सैयद वंश से संबंधित था। दूसरा जो प्रमुख सैयद वंश का सुल्तान था वह था मुबारक शाह। इसका शासनकाल खिज्र खां के बाद 1421 से लेकर 1434 तक रहा था और यह भी सैयद वंश से संबंधित था। साथियों, सैयद वंश का तीसरा प्रमुख शासक मोहम्मद शाह था। इसका शासनकाल 1434 से लेकर 1445 तक रहा था और यह भी सैयद राजवंश से संबंधित था। चौथा महत्वपूर्ण शासक सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह था और इसका शासनकाल 1445 से लेकर 1451 तक रहा था और यह भी राजवंश सैयद से संबंधित था। अब साथियों, आगे के वीडियो में हम सभी सैयद वंश के एक एक सुल्तान के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें सैयद वंश के सुल्तान खिज्र खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहा था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। याद रखिएगा कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। साथियों, याद रखिएगा कि खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके द्वारा उपाधि के रूप में रैयत ए आला उपाधि को धारण किया गया था। साथियों, खिज्र खां से संबंधित अगले फैक्ट की बात करें तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट बात आपको खिज्र खां के बारे में याद रखनी है कि खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर यानी टैक्स भेजता था। खिज्र खान के मृत्यु की बात करें, खिज्र खान की मृत्यु 20 मई 1421। साथियों, यहाँ पर आप सभी को करेक्ट कर लेना है। खिज्र खान की मृत्यु 1421 में हो गई थी। इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहा था और यह सैयद वंश का संस्थापक था। आगे की बात करें तो साथियों अगला महत्वपूर्ण शासक है मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल खिज्र खां के बाद 1421 से प्रारंभ होता है और यह दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के अंतर्गत 1434 तक सुल्तान रहा था। मुबारक शाह से संबंधित फैक्ट्स की बात करें तो साथियों खिज्र खान के पश्चात पुत्र मुबारक खां मुबारक शाह के नाम से मई 1421 को दिल्ली का सुल्तान बना था। मुबारक शाह खिज्र खां के रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। नेक्स्ट बात करें अगर मुबारक शाह की, तो साथियों मुबारक शाह या मुबारक खान सैयद वंश का सबसे महान शासक था। इसे भी आप याद रखिएगा। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और सैयद वंश का प्रमुख और महान शासक मुबारक खान इसका बेटा हुआ था।
इसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नाम का एक नया नगर भी बसाया था। तो साथियों इसे भी आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक खान का समकालीन था और मुबारक खान का आश्रित विद्वान भी था। इसे भी आप मार्क कीजिएगा कि प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी समकालीन था मुबारक खान का और इसके दरबार का यह आश्रित विद्वान था। अहमद सरहिंदी के पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। तो साथियों इसे भी आप याद रखिएगा। सैयद वंश का सुल्तान था मुबारक शाह और इसके दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार अहमद सरहिंदी रहता था और इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही थी। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो साथियों नेक्स्ट है मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था और मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 में हो गई थी। साथियों अगला जो सैयद वंश का प्रमुख शासक था वह था अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका शासनकाल 1445 से लेकर 1476 के मध्य में रहा था। बात करें अगर आलम शाह के शासनकाल की तो इसका शासनकाल याद रखिएगा 1445 से लेकर 1476 ईस्वी के मध्य रहा था। मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र यह अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके समय में एक कहावत देखो शाह ए आलम का राज दिल्ली से पालम तक लोकप्रिय हो गया था। यानी इस समय तक सैयद वंश का जो शासक वर्ग था वह कुछ ही क्षेत्र में सिमट गया था और इसी के समय जो कहावत उत्पन्न हुआ था वह देखो शाह ए आलम का राज दिल्ली से पालम तक है, यह लोकप्रिय हो गया था। साथियों आगे के स्लाइड की बात करें तो इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैयदों के हाथ से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई। इसे भी आप याद रखिएगा। सैयद वंश के पहले शासन दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के द्वारा किया गया था और सैयद वंश के बाद लोदी वंश के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होता है। साथियों सैयद वंश का प्रथम शासक खिज्र खान था, इसे हम सभी ने जाना है। और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इसे भी आप याद रखिएगा। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी का विवाह सरकी सुल्तान महमूद शाह से हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री का विवाह सरकी सुल्तान महमूद शाह के साथ हुआ था। सैयद वंश का शासनकाल करीब 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर रहा था। अब साथियों आगे के स्लाइड में हम सभी जानेंगे लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश के बारे में सबसे पहले आप सभी को यह याद रखना है कि लोदी वंश का शासनकाल सैयद वंश के बाद आता है दिल्ली सल्तनत पर और इनका शासनकाल 1451 से लेकर 1426 के मध्य रहा था। और इस वंश के 3 प्रमुख शासक हुए थे जो थे बहलोल लोदी। इसका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा था और यह लोदी राजवंश से संबंधित था। दूसरा जो लोदी वंश का प्रमुख शासक था वह था सिकंदर लोदी। यह शासक हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा था। राजवंश की बात करें तो लोदी राजवंश से यह भी संबंधित था। साथियों अंतिम जो शासक था लोदी वंश का वह था इब्राहिम लोदी। इसका शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन होता है और मुगलों का शासन चालू हो जाता है। अब आइए लोदी वंश के जो प्रमुख शासक हैं इनसे जुड़े फैक्ट्स को हम सभी जानते हैं। साथियों बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था, जो 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। आगे बात करें अगर साथियों तो सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से सरकी सुल्तान महमूद शाह का विवाह हुआ था, जिसे हम सभी ने आगे ही जाना था। बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह की सेनाओं के मध्य पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बहलोल लोदी जो लोदी वंश से संबंधित था और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी, जिसका विवाह सरकी सुल्तान महमूद शाह के साथ हुआ था, इनके मध्य पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ था।
साथियों, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है, इसे आप याद रखिएगा। दिल्ली पर अफगानी राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। आगे के स्लाइड में बहलोल लोदी की बात की जाए तो बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था, यह भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोदी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो साथियों बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो साथियों तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार जब बहलोल लोदी अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि वह जौनपुर राज का दिल्ली सल्तनत में विलय करता है। नेक्स्ट बहलोल लोदी की बात करें तो दोस्तों बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक 38 वर्ष तक शासन किया था। 5 प्रमुख राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था और इनमें से सर्वाधिक समय तक शासन बहलोल लोदी के द्वारा 38 वर्ष तक किया गया था। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अब आगे के स्लाइड में हम सभी सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे, जिसका शासनकाल 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक रहा था। साथियों, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी रहा था, इसे आप याद रखिएगा। लोदी वंश के 3 प्रमुख शासकों में सिकंदर लोदी सर्वश्रेष्ठ शासक रहा था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। आगरा को राजधानी किसने बनाई थी? तो सिकंदर लोदी ने, जो लोदी वंश से संबंधित था, और आगरा शहर के स्थापना का श्रेय भी सिकंदर लोदी को दिया जाता है। साथियों, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सिकंदर लोदी ने भूमि के नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया, जो 30 इंच का होता था। गज ए सिकंदरी 30 इंच का होता था, जिसे सिकंदर लोदी ने भूमि के नाप के लिए इजाद किया था। साथियों, सिकंदर लोदी के आदेश से संस्कृत के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम था फरंगहे सिकंदरी, तो इससे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे स्लाइड में बात की जाए तो साथियों सिकंदर लोदी ने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। साथियों, चलिए अब हम सभी अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सिकंदर लोदी की बात की जाए तो सिकंदर लोदी ने मुसलमान को ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट आपको यह याद रखना है कि गले के बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई और इसी दिन सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम शाह लोदी की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठता है। साथियों, जैसा कि हम सभी ने जाना था कि अब सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की गई थी और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था और इसके बाद इब्राहिम शाह लोदी आगरा के सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री यानी वजीर मियाँ भैया ने 1505 ईस्वी में बनवाया था, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सभी जानेंगे साथियों इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। 22 नवंबर 1517 में सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी सुल्तान बना और यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी था और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी, आप याद रखिएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। इस युद्ध में वह मारा भी गया था। यह युद्ध आपको याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था और इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई थी। साथियों, आगे की स्लाइड में इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध के भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम अफगान राज्य समाप्त हो गया, इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, आगे के स्लाइड की बात करें तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था जिसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथों में चली गई। तो साथियों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।